हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसमें चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले टाइम से कि किस प्रकार से अम्ल और क्षारकों में समानताएं क्या क्या होती हैं, यानी सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो जब अम्ल और क्षारकों को जो जल में घोला जाता है तो अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि जो क्षार हैं, बेसिस हैं, वो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था हाइड्रोनियम आयन किस प्रकार से बनता है और उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में चीजें सीखी हैं। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जब लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो वहां पर कुछ बातें जो है ध्यान में देनी होती है, उस चीज को भी हम आज समझेंगे। हम तनुकरण के ऊपर बात करेंगे, यानी डाइल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से सांद्र जो पदार्थ होते हैं, सांद्र जो अम्ल हैं या सांद्र जो क्षार हैं, उनको हम डाइल्यूट करते हैं, उनको हम तनु करते हैं ताकि वो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। किस प्रकार से हम अभिक्रिया में पदार्थों को मिलाते हैं, अम्ल को क्षार में मिलाना या क्षार को अम्ल में मिलाना, जल में अम्ल को मिलाना, है ना, या फिर क्षार को मिलाना, इन सभी बातों को हमको बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो उनको भी हम आज समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आप लोग ध्यान से अपनी स्क्रीन की तरफ ध्यान लगाकर बैठ जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कशन करना है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अम्ल और क्षारक वाले जो बर्तन होंगे हमारे लेबोरेटरी में, उसमें कुछ चेतावनी के चिन्ह लगे होते हैं, यानी कुछ साइन जो होते हैं जो कि डेंजर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डेंजर को रिप्रेजेंट करते हैं, खतरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाले चिन्ह लगे होते हैं। अब उनका क्या मतलब होता है? तो उनका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब हम जल में अम्ल को घुलाएं या क्षारक को घुलाएं, अभी पिछली क्लास में हमने क्या अभिक्रिया देखी थी? हमने देखी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया जब परस्पर करी जाती है तो उसमें हम क्या देखते हैं? लवण तथा जल बनते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमने ये देखा कि जल जब हम जल में अम्ल या क्षारक को घोलेंगे तो वो किस प्रकार से घोलेंगे, उसको हम लोग अब नोट डाउन यहाँ पर करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए और जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान में रखते जाइए। तो नंबर 1 पॉइंट जो हम नोट डाउन करने वाले हैं उसको लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहली बात जो अभी तक लिखी वो ये लिखी, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय। तो आपको जल में अम्ल या क्षार मिलाना है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बीकर है और इसमें आपने क्या करा, इसमें अम्ल था, है ना, इसमें H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था और आपने इसमें पानी मिला दिया। ऐसा नहीं करना है, इट इज वेरी डेंजरस। आपको क्या करना है, ये पानी होगा, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब होगी या बीकर होगा, जो भी होगा, ये उसमें पानी रखा होगा H2O जल, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके H2SO4 यानी कोई भी अम्ल मिलाएंगे। तो अम्लीय क्षारकों को मिलाते टाइम हमको खूब सावधानी रखनी पड़ती है। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल
को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह प्रक्रिया जो है, जल में जब अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बनती है। ये ऊष्मा जो है इतनी ज्यादा हो सकती है कि बर्तन से जब हम बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में अम्ल या जब इसको मिलाने का हम काम कर रहे हैं तो यदि ऊष्मा क्षेप इतनी अधिक ऊष्मा हो सकती है कि उस बर्तन में से जो पदार्थ है, जो सांद्र अम्ल है, वो उछल कर गिर सकता है और हमारे फेस पर, हमारे कपड़ों पर, हमारी त्वचा पर गिर सकता है। तो वो हमारे त्वचा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बताए जा रहे हैं, मैं इसीलिए आज की क्लास में इसको डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जब भी आप लेबोरेटरी में जाएं, जब भी आप प्रयोगशाला में जाएं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसमें दूसरा पार्ट जो हमको समझना है वो है तनुकरण, डाइल्यूशन। तनुकरण क्या प्रक्रिया है? तनुकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? लिखेंगे जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, कौन सा आयन? अम्ल में कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। और क्षारक में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं उसे। ठीक है? तो उस आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इसका मतलब कि जो भी हमारा आयन है उसका प्रति इकाई आयतन में जितने आयन होने चाहिए थे, प्रति इकाई आयतन में जितने आयन होने चाहिए थे वो कम हो जाते हैं। आयन्स क्या बताएंगे? आयन्स बताएंगे प्रबलता अम्ल की या क्षार की, और जब ये कम हो जाएंगे तो प्रबलता भी कम हो जाएगी। ठीक है? तो तनुकरण से क्या होगा? आयन की संख्या कम हो जाएगी, जिस कारण जो है अम्ल या क्षार जो है तनुकृत हो जाते हैं। ठीक है? और तो कमी आ जाती है। ठीक हो गया? तो इकाई दोबारा से पढ़ते हैं। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण के नाम से जानते हैं। तो हम अम्ल और क्षारकों को क्या करते हैं? तनुकृत करते हैं, यानी उनको डाइल्यूट करने का काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो ऊपर हमने सेफ्टी मेजर्स पढ़े, ताकि वो जो है उछल करके हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
क्वेश्चंस और आंसर को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर को। इसे आपने नोट डाउन कर लिया? इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यही मकसद है मेरा आपको इन क्वेश्चन को करवाने का। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अम्ल का जलीय विलयन यदि हम बनाएंगे, अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, अपनी पिछली क्लासेस में, जिसमें हमने एक देखा था, एक बीकर था। उस बीकर में हमने एक कॉर्क को लगाया था, उसके ऊपर 2 कीलें लगाई थी। उस कील से होते हुए एक परिपथ बनाया था जिसमें हमने एक बैटरी लगाई थी 6 वोल्ट की, ठीक हो गया। और इसमें हमने और क्या लगाया था, और हमने इसमें एक बल्ब लगाया था और एक स्विच को लगाया था। याद आ रहा है डायग्राम? और इस प्रकार से हमने एक परिपथ बनाया था और इसमें हमने क्या भर दिया था, कोई अम्ल भर दिया था, है ना, अम्ल का विलयन भर दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे ही इसमें स्विच को ऑन करा गया, जब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये बल्ब जलने लगा। तो हमने देखा कि ये जो विलयन से होते हुए जो धारा है वो प्रवाहित हुई है, यानी कि जो इसका जलीय विलयन हमने बनाया था अम्ल का, इसने विद्युत का चालन करा, इसने विद्युत को जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। सिंपल, ठीक है, इतनी सी कहानी आप लिखेंगे। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो लिखने को लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें इतनी बात लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है जो कि और इम्पोर्टेंट है, ये आपसे जब आपके एक्सपेरिमेंट, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब भी पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में तो इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, कौन सी गैस है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? ठीक, अब जब हमने ये बात पढ़ी थी तो अभिक्रिया आपको याद आ रही होगी, कब पढ़ी थी हमने, कुछ ही दिन पहले हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। और इसमें हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो हमने ये देखा था कि एक परीक्षणली में हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को भरा था, है ना, या फिर H2SO4 को हमने भरा था और उसमें सोडियम क्लोराइड हमने डाला था। सोडियम क्लोराइड की जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया हुई थी तो यहाँ पर HCl बना था। तो जो HCl की जो गैस बनी थी ये कैसी थी, शुष्क थी, शुष्क मतलब ड्राई। और हम इसके सामने सूखा लिटमस पत्र लाए थे तो इस पर कोई रंग नहीं परिवर्तित हुआ, जबकि आपको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है ये कैसी है, ये अम्लीय प्रकृति की है, यानी एसिडिक नेचर की है। तो जब इसके सामने नीला लिटमस पत्र लाएंगे हम तो इसको कैसा हो जाना है, लाल हो जाना है, नीले को क्या हो जाना है, लाल हो जाना है। यही तो अम्ल की पहचान होती है।
लिटमस पत्र से इसी प्रकार से तो आप अम्ल की पहचान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? तो इसके आंसर में लिखेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक को, HCl, ठीक है, HCl गैस एवं शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होता है। जल नहीं है, जल नहीं है तो क्या नहीं होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो। जल नहीं है तो क्या होगा, अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत अम्ल का जलीय विलयन, जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब अम्ल में जल उपस्थित होता है तो वहां पर आयन उपस्थित होते हैं, है ना। अब जल ही नहीं है तो आयन ही नहीं होंगे, आयन ही नहीं है तो लिटमस पत्र क्या चेक करेगा, लिटमस पत्र बेसिकली क्या चेक करता है, आयन चेक करता है। आयन H+ होगा तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा, आयन OH- होगा तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लेकिन आयन ही नहीं है, जब आयन ही उपस्थित नहीं है तो कैसे पता चलेगा लिटमस को कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो आयन उपस्थित नहीं होते, इसलिए क्या होगा, जल का अभाव होता है और फिर लिखेंगे जिस कारण आयन नहीं बन पाते, अतः लिटमस पत्र का रंग अपरिवर्तित रहता है। बात समझ में आई? इतनी बात लिख सकते हैं इसमें। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसी हो गई, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, और शुष्क लिटमस पत्र भी कैसा हो गया, ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। दोनों में ही क्या है, दोनों ही ड्राई है, मतलब कि वेट नहीं है, उसमें जल नहीं है ना। अगर आर्द्रता होती, उनमें नमी होती तो वहां पर आयंस प्रोड्यूस हो सकते थे। तो ध्यान रखेंगे, जब भी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का हमको परीक्षण करना होगा तो उसके लिए लिटमस पत्र को शुष्क नहीं रखेंगे, उसके लिए लिटमस पत्र को हमको आर्द्र रखना है ना। मतलब कि लिटमस पेपर को हमको पानी से उसमें थोड़ा सा नमी बनानी है और फिर टेस्टिंग करनी है, तो तब जाकर के आप देखेंगे लिटमस पत्र का रंग बदल चुका है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी अभी हमने समझा था, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। मतलब जब हम अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं, उसकी प्रबलता को कम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अम्ल में पानी मिलाएंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे, या फिर जल में अम्ल मिलाएंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था जल में अम्ल को मिलाएंगे, है ना, अम्ल को जल में मिलाएंगे, जल को अम्ल में नहीं मिलाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये प्रक्रिया क्या होगी, अत्यंत ऊष्माक्षेपी, और अत्यंत ऊष्माक्षेपी होने के कारण जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो हमारे हाथों पर और बर्तन को भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से खतरे के चांसेस है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने अब तक आई थिंक 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ बस, ठीक है, लिखूंगा नहीं, समझ लीजिए बस। HCl HNO3
आदि। नाम बताए थे इनके, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं HCl और HNO3? ठीक है, जबकि एल्कोहल एल्कोहल एवं ग्लूकोज, इनके क्या सूत्र होते हैं? एल्कोहल, कोई एल्कोहल हम ले लेते हैं CH3, एक एल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, और ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है, ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया ग्लूकोज। अब ध्यान दीजिए, इनमें अम्लीयता नहीं होती है, ये अम्लीयता के गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं, नहीं, ठीक है, और ये करते हैं, क्यों? हमारे पास क्वेश्चन है क्यों होते हैं, जबकि रीजन क्या है? अम्लीय गुण प्रदर्शित होने का रीजन क्या है? अम्लीय गुण प्रदर्शित होने का रीजन है कि जो हाइड्रोजन, जब मैं इस HCl को पानी में घोलूंगा ना, तो ये H+ आयन बनाएगा या फिर H3O+ आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और जब मैं इस HNO3 को पानी में घोलूंगा तो ये H+ या फिर H3O+ आयन बनाएगा, है ना। लेकिन जब मैं इनको पानी में घोलूंगा तो इनमें ये आयन नहीं बनते हैं, इनमें ये आयन नहीं बनते हैं, इसीलिए ये अम्लीय गुण को नहीं प्रदर्शित करते हैं और HCl और HNO3 करते हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन आज का। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, यानी कि जब हम जल में अम्ल मिला रहे हैं, तनुकृत यही तो हुआ, जल में जब हम अम्ल मिला रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जब हम अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं तो यहां देखिए, तनुकरण में लिखा हमने, आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो तनुकृत करते समय कैसे प्रभावित होती है, ये इनका पूछने का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जब हम अम्ल के विलयन को जल में अम्ल मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की प्रति इकाई आयतन में सांद्रता, मतलब कि जितना उस विलयन का आयतन है पहले जितना था, उसमें सपोज 10 हाइड्रोनियम आयन थे, जब उसमें जल मिलाएंगे तो वो कम हो जाएंगे 9, फिर और जल मिलाया, और जल में मिलाया तो 8, फिर और जल में मिलाया तो 7। तो इस प्रकार से जो है हाइड्रोनियम के आयन की सांद्रता कम होती जाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो गई क्योंकि उसमें जल में उसको मिलाया गया, है ना। तो क्या क्वेश्चन था, कैसे प्रभावित हो जाती है? तो आप लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, बस इतना लिखेंगे आप, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, इसका विलयन है तो कौन से आयन होंगे? OH- आयन होंगे, ठीक है। अम्ल होता तो H+ आयन होते, और ये क्षारक है तो OH- आयन होगा, ठीक है। आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, अब इसमें हमने क्या कर दिया, और क्षारक मिला दिया, और क्षारक मिला दिया आधिक्य मात्रा में, तो क्षारक में कौन सा आयन होता है? और OH आयन आ गए, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो पहले हाइड्रोक्साइड जितने NaOH में प्रेजेंट थे उतने ही थे, लेकिन फिर और क्षारक मिला दिया और हाइड्रोक्साइड आयन आ गए, तो ये जुड़ करके और अधिक हो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे जब उसमें आधिक्य मात्रा में क्षारक मिलाया जाएगा तो हाइड्रोक्साइड के आयन की सांद्रता में और अधिक वृद्धि हो जाएगी, हमें देखने को मिलेगी कि प्रति इकाई आयतन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से अम्लों और क्षारकों को लेबोरेटरी में यूज करते टाइम हमको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा जब अम्ल और क्षारकों को तनुकृत करा जाए यानी डाइल्यूट करा जाए तो हमको जल में अम्ल को मिलाना है, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना है, ना कि अम्ल या क्षारक में जल को, ठीक है।
ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इस प्रक्रिया में अत्यंत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ये हानिकारक हो सकती है प्रेक्षक के लिए। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट्स पढ़े उसमें हमने पिछले क्लासेस के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करा। एक जो पॉइंट था वो ये था HCl HNO3 यानी कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सॉरी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो नाइट्रिक अम्ल है, ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और HCl और HNO3 में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमने ये देखा था कि जो HCl और HNO3 है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, वो जब जल में घोले जाते हैं तो वो H आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं कौन? HCl और HNO3, ना कि ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं उनको पूरा क्लियर करते हुए आ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितनी इनकी इंटेंसिटी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। यानी कि अब हम लोग जो जिस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता, इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम लिखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस। चलिए, तो अपनी पिछली क्लासेस में हमने जिस चीज के ऊपर बात करी थी, मैंने आपको एक स्केल के बारे में बताया था। ठीक है, और उस स्केल का हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। हम ये चेक करने के लिए कि अम्ल एवं क्षारकों की क्या प्रबलता है, इसे पता लगाने के लिए हम एक स्केल का प्रयोग करते हैं जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। ये पीएच स्केल बेसिकली काम किस प्रकार से करता है? ये पीएच स्केल काम करता है आयन गिनने का। क्या गिनने का? आयनों की सांद्रता पता लगाने का। यानी कि प्रति इकाई आयतन में कितने आयन्स हैं, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता क्या है, ये पता लगाने का काम कौन करता है? पीएच स्केल। और उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि जो अम्ल है या फिर जो क्षारक है उसकी क्या प्रबलता है, यानी वो कितना प्रबल या कितना दुर्बल है। ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखिए मेरे साथ कुछ पॉइंट्स, इसमें लिखिए।
अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता जानने के लिए, अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता जानने के लिए हम एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक मतलब, सार्वत्रिक सूचक मीनिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या काम करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या काम करते हैं लिखेंगे इसमें, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। विलयन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। अम्ल का अलग विलयन, अम्लों के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं तो उनके अलग विलयन, क्षारकों के अलग अलग विलयन। लेकिन सब विलयनों में क्या होगा, अगर सब विलयन अलग अलग हैं तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो सब जगह मुझे अलग अलग देखने को मिलेगी। अब जब ये अलग अलग होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा, ये अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों के रूप में प्रदर्शित करेगा। और इन रंगों के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन सा रंग प्रबल अम्ल का है और कौन सा रंग प्रबल क्षार का है, या फिर कौन सा रंग अम्ल का है और कौन सा रंग क्षार का है। उसके आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि जिस विलयन का हम परीक्षण कर रहे हैं, जिस विलयन में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना प्रबल या कितना दुर्बल है, उसमें हम इस सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके आयनों की विभिन्न सांद्रता का पता लगा करके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सार्वत्रिक जो सूचक नाम है उसको हम पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल में लिखना किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन
आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित स्केल। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस स्केल द्वारा हम ज्ञात करेंगे उसको हम कहेंगे पीएच स्केल। ठीक हो गया, उसको हम कहेंगे पीएच स्केल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए टॉपिक जिसमें हमने पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। पीएच स्केल क्या होता है, इसके ऊपर क्या संख्याएं लिखी होती हैं, विभिन्न प्रकार के विलयनों के लिए पीएच स्केल का क्या क्या मान होता है, इसे भी हम लोग नोट डाउन करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग जो है, जो भी बातें आपको बताई गई हैं अब तक, जो भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, वो उनको आप ध्यान रखेंगे और उनको आप एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको वो आगे याद रहे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग क्लास वहीं से ठीक स्टार्ट करेंगे जहां पर अभी खत्म किया है, और पीएच स्केल से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। पीएच स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक में जितनी बातें बताई जाती हैं उन सबको आप याद रखिए और उनके आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज भी कीजिए। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।